हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। हम लोग पढ़ रहे थे पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी। ये हमारी तीसरी क्लास है आज और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर आप हिंदी विषय से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, एलटी हो या फिर आपका जीआईसी हो। कोई भी हिंदी विषय से संबंधित एग्ज़ाम है आपका तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि कई पुस्तकों का निचोड़ इसमें है। ठीक, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आपको जल्दी से मिल सकें। और ये जो हमारी क्लास है इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर आपको सीरियल वाइज सभी वीडियोस मिल जाएंगी। वहाँ जाकर आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं अब अपने प्रश्नों पर। इसके पहले हमने काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन ये देखा था। आज हम देखेंगे रीति संप्रदाय। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं? तो वो हैं आचार्य वामन। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति काव्य की आत्मा है, ये कथन किस आचार्य का है? तो ये कथन है आचार्य वामन का। आगे, विशिष्ट पद रचना रीति, ये कथन किसका है? तो विशिष्ट पद रचना रीति कथन है आचार्य वामन का। रीतिरात्मा काव्यस्य, ये भी वामन का, और विशिष्ट पद रचना रीति ये भी वामन का। आगे दिया है कि भरत ने, आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया है। ठीक, रीति के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया है। उन्होंने भारतवर्ष में प्रचलित 4 प्रवृत्तियों, कौन कौन सी? अवंती, दक्षिणात्या, पांचाली एवं औड मागधी, इनका वर्णन किया है, जो क्रमशः पश्चिम, दक्षिण, मध्य देश तथा उड़ीसा मगध में प्रचलित थी। तो उन्होंने 4 प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। अवंती जो पश्चिम में, दक्षिणात्या जो दक्षिण में, पांचाली जो कि मध्य देश में, तथा औड मागधी उड़ीसा मगध में प्रचलित थी। आगे है कि बाण भट्ट ने अपने समय में प्रचलित 4 दिशाओं की 4 शैलियों का उल्लेख किया है। तो प्रश्न बने कि किसने 4 दिशाओं की 4 शैलियों का उल्लेख किया है? तो बाण भट्ट ने। उनके अनुसार उदीच्य मतलब उत्तर भारत निवासी श्लेष को, प्रतीच्य मतलब प्रतीच्य लोग यानी कि पश्चिमी, प्रतीच्य लोग अर्थमात्र या अर्थगौरव को, दक्षिणात्य उत्प्रेक्षा को, एवं गौड़ या पूर्वी भारत के लोग अक्षर आडंबर को अधिक महत्व देते हैं। ठीक, उन्होंने इन 4 शैलियों के एकत्र उपयोग को काव्य के लिए श्रेष्ठ माना है। इन्हीं 4 शैलियों को बाण भट्ट ने काव्य के लिए श्रेष्ठ माना है। अगला एक कथन है कि वचन विन्यास क्रमो रीति ही, ये उक्ति किसकी है? तो वचन विन्यास क्रमो रीति ही राजशेखर। भामह ने काव्यालंकार में 2 प्रमुख भागों वैदर्भी एवं गौड़ीय का उल्लेख किया है। उन्होंने दोनों का वर्णन रीति के अर्थ में न करके काव्य भेद के अंतर्गत किया है। उन्होंने वैदर्भ और गौड़ के पार्थक्य को अनावश्यक माना है। आगे प्रश्न बना है कि सर्वप्रथम किस आचार्य ने रीति में व्यक्तित्व की सत्ता स्थापित करते हुए प्रत्येक कवि की अपनी अपनी विशिष्ट रीति होने का विचार व्यक्त किया है? तो ये किया है दंडी ने। अगला प्रश्न है कि गुण और रीति में संबंध स्थापित करके गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य कौन है? तो वो हैं आचार्य दंडी। गुण और रीति में संबंध स्थापित करके
गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले पहले आचार्य हैं दंडी। आचार्य दंडी ने श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि को वैदर्भ रीति या मार्ग का गुण माना है। तो जो काव्य गुण हैं वो दंडी ने कौन कौन से माने हैं? श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति, समाधि, इन सबको इन्होंने काव्य का गुण माना है। गौड़ीय मार्ग में इन गुणों का अभाव रहता है। अनुप्रास एवं अर्थालंकार आडंबर को उन्होंने गौड़ीय मार्ग की विशेषता माना है और उसे पौरस्त्य काव्य पद्धति के नाम से अभिहित किया है। आगे देखते हैं कि आचार्य वामन ने रीति की संख्या कितनी मानी है। आचार्य वामन ने रीति की संख्या कितनी मानी है? तो 3 मानी है। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वामन के अनुसार अर्थ गुणों के कारण ही रीति उत्कृष्ट होती है। रीति त्रय में उन्होंने किस रीति को उत्तम रीति माना है? तो रीति त्रय में उन्होंने वैदर्भी रीति को उत्तम रीति माना है। ठीक, उत्तम रीति किसको माना है? वैदर्भी रीति को वामन ने। फिर है इसमें कि वामन के अनुसार वैदर्भी उत्तम रीति है। गौड़ी में वैदर्भी के समग्र गुण रहते हैं, उसमें माधुर्य एवं सौकुमार्य का अभाव रहता है। गौड़ी में समास बाहुल्य एवं उज्ज्वल पदत्व का सन्निवेश होता है और पांचाली में माधुर्य एवं सौकुमार्य गुण होते हैं। इसमें ओज और कांति का अभाव रहता है। ठीक, अगला, वामन ने किस रीति को उत्तम माना है? तो वही प्रश्न फिर से बना है कि वामन ने किस रीति को उत्तम माना है? वैदर्भी को। रीति के भौगोलिक महत्व को हटाकर उनका संबंध रस के साथ स्थापित कर तथा विषय भेद या वर्ण के औचित्य के आधार पर रीतियों का नियोजन करने वाले आचार्य कौन है? तो रुद्रट है। आगे दिया है कि लाटिया नामक चतुर्थ रीति की उद्भावना करके रीति की संख्या 4 मान दी। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटिया, ये किसने माना? तो आचार्य रुद्रट ने। लाटिया नामक चतुर्थ रीति की उद्भावना करके रीति की संख्या 4 किसने करी? रुद्रट ने। रुद्रट ने रीति का स्वरूप निर्धारण गुण के आधार पर ना करके किस आधार पर की है? तो उन्होंने की है पदों की समस्तता एवं असमस्तता। रसानुकूलता की दृष्टि से रुद्रट के अनुसार प्रयाण, करुण, भयानक और अद्भुत रसों में वैदर्भी एवं पांचाली रीति का तथा रौद्र रस में लाटी एवं गौड़ी रीति का प्रयोग होता है। रुद्रट के अनुसार बता रहे हैं कि प्रयाण, करुण, भयानक और अद्भुत रसों में वैदर्भी और पांचाली रीति, ठीक, ये जो 4 रस हैं, प्रयाण, करुण, भयानक और अद्भुत, इसमें वैदर्भी और पांचाली रीति तथा रौद्र रस में लाटी एवं गौड़ी रीति का प्रयोग होता है। श्रृंगार रस में वैदर्भी या पांचाली रीति का प्रयोग होता है। किसके अनुसार? रुद्रट के अनुसार। आगे, किस आचार्य ने रीति को संघटना की संज्ञा प्रदान करते हुए उसे रस, ध्वनि आदि काव्य के आत्मभूत तत्वों का उपकारक स्वीकार किया है? तो वो किया है आनंदवर्धन ने। रीति को संघटना इसने कहा आनंदवर्धन ने। किस आचार्य ने रीति को रस का उपकारक मानकर उसके 4 नियामक वक्तौचित्य, वाच्यौचित्य, विषयोचित्य एवं रसौचित्य माने हैं? आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन रीति या संगठना के स्वरूप का आधार किसे मानते हैं? तो समास को मानते हैं। आनंदवर्धन रीति या संगठना के स्वरूप का आधार समास को मानते हैं। आनंदवर्धन के अनुसार रीति के 4 नियामक कौन कौन से हैं? तो अभी बताया था ऊपर
कि वक्त औचित्य, वाच्य औचित्य, विषय औचित्य और रस औचित्य, ये रीति के 4 नियामक हैं। अगला, आवंतिका एवं मागधी नामक 2 नवीन रीतियों की उद्भावना किस आचार्य ने की? तो आवंतिका और मागधी ये 2 नवीन रीतियां, इनकी उद्भावना किसने की? आचार्य भोज ने। भोज ने कितनी रीतियों का निरूपण किया? तो भोज ने 6 रीतियों का निरूपण कर दिया। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली ये तो थी ही, लाटिया ये भी ले आए रुद्रट की, और अवंतिका और मागधी इन्होंने जोड़ दी। कितनी हो गई? 6 रीति। भोज के रीति वर्गीकरण का आधार क्या है? गुण और समास। मम्मट ने उद्भट की वृत्तियां और वामन की रीतियों में एक रूपता स्थापित करके उपनागरिका, परुषा एवं कोमला वृत्ति का उल्लेख किया है और बताया है कि वामन आदि ने इन्हें ही वैदर्भी, गौड़ी एवं पांचाली कहा है। ठीक, तो मम्मट जी ने जो उद्भट की वृत्तियां थीं और वामन की रीतियां थीं, इनमें एक रूपता स्थापित करके वृत्तियों का उल्लेख किया। कौन कौन सी? उपनागरिका, परुषा और कोमला, इन 3 वृत्तियों का उल्लेख किया और ये बताया कि वामन आदि ने इन्हें ही क्या कहा है? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। मम्मट ने वृत्ति का स्वरूप विधायक किसे माना है? तो वृत्ति का स्वरूप विधायक माना है मम्मट ने वर्ण गुंफ को। विश्वनाथ ने रीतियों की संख्या कितनी मानी है? तो विश्वनाथ ने 4 मानी है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। विश्वनाथ ने रीतियों का विभाजन किस आधार पर किया है? तो वर्ण संगुंफन के आधार पर। माधुर्य गुण व्यंजक ललित रचना को कौन सी रीति कहते हैं? माधुर्य गुण व्यंजक ललित रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। वैदर्भी रीति में माधुर्य गुण होता है। फिर ओजो गुण, ओज गुण व्यंजक समास बहुल रचना में कौन सी रीति होती है? तो ओज गुण जो बहुल रचना होती है वो गौड़ी रीति होती है। वैदर्भी एवं गौड़ी की अंतरालवर्तनी रीति जिसमें माधुर्य एवं सौकुमार्य दोनों गुण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पांचाली। वैदर्भी एवं पांचाली के मध्य की रचना को कौन सी रीति कहते हैं? तो वैदर्भी और पांचाली के मध्य की रचना को लाटी या लाटिया कहते हैं। आचार्यों ने काव्य के बहिरंग एवं अंतरंग मतलब देह और आत्मा के आधार पर भारतीय साहित्य शास्त्रीय सिद्धांतों का वर्गीकरण करते हुए अलंकार, रीति एवं वक्रोक्ति को देहवादी तथा रस, ध्वनि एवं औचित्य को आत्मवादी सिद्धांत या संप्रदाय कहा है। देहवादी क्या होता है? अलंकार, रीति और वक्रोक्ति, ये देहवादी के अंतर्गत आते हैं। अलंकार, रीति और वक्रोक्ति। और आत्मवादी में आते हैं रस, ध्वनि एवं औचित्य। अब है कि रीति सिद्धांत की दुर्बलता क्या है? दुर्बलता ये है कि भाव तत्व को गौड़ एवं रमणीय तत्व को अधिक महत्व देना, यही रीति सिद्धांत की दुर्बलता है। रीति सिद्धांत की उपलब्धि क्या है? शैली तत्व को महत्व देना। वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध कैसा है? अभेद है। अब आते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय पर। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं? तो सब जानते हैं, आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं। वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना करके वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? तो कुंतक ने किया। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने घोषित किया? आचार्य कुंतक ने। उभावेतावलंकार्यो तयोः पुनरलंकृतिः वक्रोक्तिरैव वैदग्ध भंगी भणिति रुच्यते। ये किस आचार्य का कथन है? ये कथन है कुंतक का।
अगला प्रश्न है कि वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य कौन है। तो ये कंफ्यूज कर देता है प्रश्न हमें कि वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य भामह हैं। ठीक, भामह के अनुसार वक्रोक्ति का मूल तत्व क्या है। तो भामह के अनुसार वक्रोक्ति का मूल तत्व है शब्द एवं अर्थ की वक्रता या चमत्कार। भामह ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसका प्राण स्वीकार किया है। ठीक, वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए किस आचार्य ने समस्त वाङ्मय को दो भागों स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति किया। तो दंडी ने किया। दंडी ने वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए समस्त वाङ्मय को दो भागों में स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति किया। वक्रोक्ति शब्देन उपमादयः संकीर्णपर्यता अलंकारा उच्यन्ते किस आचार्य का कथन है। तो ये कथन है आचार्य दंडी का। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय मानने वाले आचार्य, किसने कहा कि वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो ये कहा भामह और दंडी ने। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, सादृश्य के ऊपर आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति है। कथन किसका है। तो ये वामन का है। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति वामन। आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस रूप में वर्णित किया है। तो रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार के रूप में वर्णित किया है। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं। रुद्रट ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए। तो दो किए, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। भोज ने वाङ्मय को कितने भागों में विभक्त किया। तो तीन, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। अगला, आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं। तो कुंतक वक्रोक्ति के 6 भेद मानते हैं। कौन कौन से। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। अगला है वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है। तो वो है कलावाद की प्रतिष्ठा। भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई। तो वो हुई वक्रोक्ति मत के द्वारा। वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता क्या है। तो दुर्बलता है, पहली है काव्य के बाह्य सौंदर्य या कथन की भंगिमा पर बल देने के कारण इसमें आत्म तत्व का अभाव हो जाता है। दूसरा, रस को वक्रोक्ति का अंग मानकर उसका महत्व कम कर देना। ये दोनों इसकी वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता है। कवेः कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है। ये कथन किसका है। तो कवेः कर्मम काव्यम, ये कुंतक का कथन है। सालंकारस्य काव्यता, सालंकार शब्दार्थ ही काव्यता है। ये कथन किसका है। ये कहा आचार्य कुंतक ने। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विदा आह्लादकारिणी। मतलब वक्र कवि व्यापार वाले तद्विदों काव्य मर्मज्ञों के लिए आह्लाद बद में व्यवस्थित शब्द और अर्थ काव्य है। काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी। तो ये आचार्य कुंतक ने। यहाँ वक्र से पहचान में आ जाता है वक्र कवि व्यापार शालिनी आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति प्रसिद्धाविधान व्यतिरेकिणी विचित्रवाभिधा, वक्रोक्ति प्रसिद्ध कथन से भिन्न व्यतिरिक्त विचित्र प्रकार की अभिधा है। ये कथन किसका है। तो ये भी वक्रोक्ति से संबंधित है, आचार्य कुंतक का है। तो यहाँ पर हमने वक्रोक्ति संप्रदाय को पूरा किया। इसके बाद आता है औचित्य संप्रदाय, जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।